स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इन्फो कैप्सूल। इन्फो कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रियंका राठौर है। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और एनटीपीसी की तैयारी में आपने सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद अब आप एग्ज़ाम की तैयारी करने फाइनल आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जो आज पढ़ाने जा रही हूँ वो है हमारा एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर। अब बात होगी प्रीवियस पेपर की, उससे पहले हम बात करते हैं अपने चैप्टर्स की। अगर आप एनटीपीसी के एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में जितने भी चैप्टर्स आते हैं, इन सारे चैप्टर्स को आप चाहते हो कि पता लगे कि कौन कौन से चैप्टर हमारे एग्जाम में आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप उसको रेडी करना चाहते हो तो, या फिर आप उसको बेसिक से पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट इन्फो कैप्सूल पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अब ये बात हो गई हमारे क्लासेस की। अब हम बात करते हैं प्रीवियस पेपर की। आज का जो हमारा है प्रीवियस पेपर, हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2016 का। पहले भी हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था एक प्रीवियस पेपर, आज हम दूसरा सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब P, W, Q, X, R, Y, Z and S sit randomly in a circle facing each other. Consider the following information and question based on it. अब हमें इसमें 8 पर्सन्स दिए। कौन कौन से 8 है? P, W, Q, X, R, Y, Z, S। ये 8 पर्सन एक सर्किल के चारों तरफ बैठे और एक दूसरे को देख रहे हैं। इसमें एक दूसरे का देखने का मतलब ये है, अगर हम बात करें ये सर्किल की, ये सर्किल है, इसमें कुछ पर्सन रैंडमली बैठे हैं। अगर ये सब बाहर की तरफ देख रहे होंगे तो बाहर की तरफ देख रहे हैं तो एक दूसरे को नहीं देख रहे होंगे, जबकि अगर ये सर्किल के अंदर यानी सेंटर की तरफ देख रहे होंगे यानी एक दूसरे को देख रहे होंगे। इसके सामने ये बैठा होगा, इसके सामने ये बैठा होगा, उसके सामने ये, यानी अगर बोला जाए कि फेसिंग ईच अदर, तो फेसिंग ईच अदर की कंडीशन होती है कि वो सब सेंटर की तरफ देख रहे होते हैं। तो इस बेस पे अब हम आगे देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई। टोटल हमारे पास 8 पर्सन है। पहले हम 8 पर्सन नोट आउट कर लेते हैं। कौन कौन से 8 पर्सन है हमारे पास? P, W, Q, X, R, Y, Z एंड S। ये हमारे पास हो गए हमारे 8 पर्सन। अब सॉल्व करते हैं। Y सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन Q एंड R। Y जो है वो Q और R के बिल्कुल बीच में बैठा है। ठीक, अगर हम माने यहाँ पे हमारा Q बैठा है, यहाँ हमारा R बैठा है, ठीक, तो इसके बीच में हमारा क्या बैठा है? Y। ये आगे कंडीशन भी बोला है P डज नॉट सिट नीदर तो इधर X और Z। P जो है Z या X के आसपास नहीं बैठा है, तो हम इस कंडीशन में यहाँ लिख दे रहे हैं कि Z या X के नियर बाय नहीं है। फिर तो बोला है Z इज राइट ऑफ Q। Z जो है Q के राइट में है, तो Q अगर हमारा यहाँ है, सेंटर की तरफ देख रहा है, तो Q का लेफ्ट ही हो जाएगा, राइट ही हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा Z। फिर बोला है S सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ X। X के थर्ड लेफ्ट में S है एंड द राइट ऑफ Y, और S जो है वो X के थर्ड लेफ्ट में है और Y के राइट में है। तो हमारा Y है, Y हमारा ये आ गया। तो बोला है S जो है थर्ड लेफ्ट है किससे? X से। तो अगर हमारा S की कंडीशन अभी नहीं दी हुई है, ये हमारे 4 पर्सन दिए हुए हैं, तो 5, 6, 7, 8, ये हमारे 8 हो जाएंगे। ये बोला है S जो है X के थर्ड लेफ्ट में है। अगर हम X यहाँ बैठाते हैं तो X का थर्ड लेफ्ट हमारा 1, 2, 3, ये आ जाएगा S, ये हमारा थर्ड लेफ्ट आ जाएगा। फिर हमें क्या कहा गया है कि हमारा एक कंडीशन हमें दी है, जो हमारा P है वो Z या X के पास हमें नहीं बैठा हुआ है। तो P अगर हमारा Z और X के पास नहीं बैठा तो P हमारा इसके पास यहाँ नहीं बैठा होगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा P। P हमारा क्या दिया हुआ है कि S जो है वो X के दाएं बैठता है, तो X के S सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ S। S जो है थर्ड फ्रॉम लेफ्ट है X के, और S जो है Y के राइट में है, तो S जो है वो Y के राइट में, तो Y हमारा ये बैठा है, तो Y के राइट में यहाँ पे S आ गया। अब इसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया। क्या हमारे पास क्या बचा? यहाँ बचा W। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारी इंफॉर्मेशन सॉल्व हो गई। Who sits to the left of S? S के बाय कौन बैठा है? तो S के बाय अगर हम देखें तो यहाँ कंडीशन पे अगर हम ये वाली पूरी इंफॉर्मेशन देखें तो S हमारा यहाँ बैठा हुआ है, S के बाय कौन बैठा हुआ है? हमारा Z। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि Z हो जाएगा। अब इस बेस पे अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि सभी वृत्त के बाहर का सामना कर रहे हैं
तो W बाई ओर होगा। अगर सब लोग वृत्त के बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, जैसे सब लोग यहाँ पे सेंटर की तरफ देख रहे थे, लेकिन अब एकदम से सब बाहर की तरफ देखने लगे, तो W के बाईं ओर कौन होगा? तो W के बाईं ओर देखा जाए, अगर ये सब सारे पर्सन्स हैं, अभी ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ये अगर बाहर की तरफ देखने लगे, तो उस केस में अगर कहा जाए W बाई ओर होगा, मतलब W किसके बाई ओर होगा? तो W किसके बाई ओर है? अगर यहाँ पे P है, P यहाँ पे बैठा है, तो ये इसका राइट हो जाएगा और ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो W किसके बाई ओर हो जाएगा? P के। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि P हो जाएगा, यानी 3, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि P हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, X सिट्स बिटवीन, X किसके बीच में बैठता है? X बैठता है R और Q के बीच, पहला ऑप्शन। तो हमें X देखें तो इसका है W और R के बीच हमारा X बैठता है। तो अगर हम W और R वाला ऑप्शन देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि केवल हमारा जो ऑप्शन नंबर B है वो शो कर रहा है W और R, और क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो X बैठता है वो बैठता है W और R बीच के, W और R के बीच में, इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा W एंड R हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये हमारे हो गए क्वेश्चन सॉल्व। अब हम बात करते हैं, इफ प्रिंटर इज कोडेड एज, हमें कुछ कोड दे दिए हैं, इन कोडिंग्स को हम सॉल्व करेंगे। देन इंटरप्रेटर इज कोडेड एज ये। अब देखिए, हमने ये जैसे कल हमने बात करी थी, कल हमने जब इसमें कोडिंग वाला क्वेश्चन पढ़ा था या जब हमने चैप्टर पढ़ाया था, ये हमारी सिंबल बेस्ड कोडिंग दी हुई है, सिंबल बेस्ड कोडिंग। तो सिंबल बेस्ड कोडिंग में सॉल्व करने का तरीका सिर्फ ये होता है कि जैसे हमारा यहाँ पे प्रिंटर दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंटर का कोड हमें ये दिया हुआ है, $, #, ये पूरा करके हमें दिया हुआ है। तो हमें जब इसका कोड फाइंड करना होता है, तो इसको फाइंड करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपली आप देखिए, जो इसका फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट सिंबल होगा वो उसका कोड होगा, उसी तरह से सेकेंड वर्ड का सेकेंड सिंबल होगा वो उसका कोड होगा, फिर थर्ड वर्ड का थर्ड सिंबल इसका कोड होगा, उसी तरह से आगे भी। अगर हम चेक करें कि हमारा ये चीज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं सही। अब इसमें एक चीज देखिए, यहाँ पे जो हमारा R है और यहाँ पे R है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यानी R का जो हमारा कोड होगा वही हमारा कोड यहाँ पे दिया होगा। R का कोड यहाँ सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे हमारा हैशटैग दिया हुआ है, और यहाँ पे R हमारा लास्ट में है, तो यहाँ पे भी लास्ट में हमारा हैशटैग आ रहा है, यानी जो हम सीक्वेंस लेके चल रहे हैं वो सही है, यानी नंबरिंग वाइज लेते जाते हैं। यानी फर्स्ट वर्ड का कोड जो है फर्स्ट सिंबल होगा, सेकेंड वर्ड का कोड सेकेंड सिंबल होगा, थर्ड का कोड थर्ड सिंबल होगा, फोर्थ का फोर्थ सिंबल होगा। अब इस बेस पे हम अपना सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा गया इंटरप्रेटर का कोड, तो इंटरप्रेटर में आई की बात करें, आई का कोड है हमारा, आई हमारा थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे हमारा क्या है, @। जब मैंने इस क्लास के ये पढ़ाया था, ये चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि जब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इसको हम ऑप्शन से उठाने की कोशिश करते हैं। तो @ है, ठीक है, यहाँ पे @ कोड है, तो @ देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में हमारा @ दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है हमारा, n का कोड क्या है, n हमारा यहाँ 4th नंबर पे है, 4th नंबर पे हमारा आ रहा है स्टार, यानी @*, यानी ये भी हमारे सारे ऑप्शंस में दिया हुआ है। फिर हम लेके चलते हैं, उसके बाद हमारा दिया हुआ है आई का, सॉरी, फिर हमें पता करना है t का कोड। अब t का कोड क्या होगा, t हमारा यहाँ पे 5th नंबर पे है, तो 5th नंबर पे ये साइन हो जाएगा, तो @*, और ये साइन अगर हम देखें तो हमारा ये जो ये वाला ऑप्शन है ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे @ आ रहा है, जबकि हमको ये सेमीकोलन का साइन चाहिए। अब ई का कोड देखते हैं, ई का कोड हमारा क्या है, ई का कोड हमारा यहाँ से लास्ट से सेकंड नंबर पे एंड आ रहा है, तो यहाँ पे एंड हम देखें तो ये हमारा एंड आ रहा है, और यानी हमारे फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन इसमें हमारा अभी सेम ही चल रहा है। फिर आर का कोड क्या था, आर का कोड हमारा हैशटैग है। अब हम देखेंगे 5th पोजीशन में हैशटैग कहाँ आ रहा है, 1 2 3 यहाँ हमारा 5th पोजीशन में हैशटैग आ रहा है, और फर्स्ट सेकंड ऑप्शन हमारा कैंसिल हो चुका था, यहाँ पे भी हमारा हैशटैग आ रहा है, लेकिन इस ऑप्शन में हमारा हैशटैग नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा ये 4th ऑप्शन है वो भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, केवल ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब 5th पोजीशन तक बात हो गई थी, अब हम पी की बात करेंगे। पी का कोड क्या होगा, पी का कोड है हमारा $, तो डॉलर हमारा देखिए 6th पोजीशन पे हमारा डॉलर किस में आ रहा है, इसमें 6th पोजीशन पे डॉलर आ रहा है, और इसमें भी 6th पोजीशन पे डॉलर आ रहा है। फिर आर की बात करें, आर का कोड है हमारा हैशटैग, फिर डॉलर के बाद हैशटैग, तो देखिए डॉलर के बाद हैशटैग यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा डॉलर के बाद हैशटैग नहीं आ रहा है, यानी
ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, केवल ऑप्शन नंबर 3। एक बार चेक कर लेते हैं जो हम कर रहे हैं वो सही कोडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये आर हो गया था, आर, यहाँ पे ई। अब ई का कोड क्या होगा, ई का कोड हमारा होगा एंड, तो यहाँ पे आ गया एंड। फिर हमारे टी का कोड होगा ये साइन, फिर उसके बाद ई का कोड हमारा एंड, और आर का हमारा हैशटैग। तो हम क्या देख रहे हैं कि देखिए हमने बिना पेन यूज किए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, बस केवल कोड देखते गए और हम उसको ऑप्शन से मैच करते गए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उसके कोड को शो कर रहा है। क्योंकि अगर हम ऑप्शन से नहीं लेंगे तो पहले हम अलग से उसको सॉल्व करें, सॉल्व करने में देखें कि इसका कोड क्या आ रहा है, फिर हम सारे ऑप्शन से मैच करें, तो इतना लंबा टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। तो इससे अच्छा सॉल्व करने का तरीका, आप अपने ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शन से मैच करते जाइए, जो ऑप्शन फॉलो हो रहा है उसको लेके चलिए, जो कैंसिल हो जा रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कोडिंग बेस्ड है। अभी हमने सिंबल बेस्ड कोडिंग पढ़ा था, अब हम लेटर बेस्ड कोडिंग की बात करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड इफ ग्रेट इज कोडेड एज JOEJK देन ज़ेब्रा इज कोडेड एस। अब देखिए हमें इसमें कोड दिया हुआ है, किसका कोड दिया हुआ है, ग्रेट का। अगर ग्रेट की बात करें GRAT, इसका कोड हमें क्या दिया हुआ है, JOEJK। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है किसका कोड, ज़ेब्रा का। अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। अगर हम G से J देखें तो J का क्या होगा, हो रहा है प्लस का 3 हो रहा है, और अगर हम R से O देखें तो क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। ठीक, तो इसी, अब हम E से E देखें तो ये हमारा सेम जा रहा है। फिर अगर हम यहाँ से यहाँ देखें A से लेकर J, तो A से लेकर J तक अगर जाएंगे BCDEFGHIJ, तो ये हमारा हो रहा है प्लस का 9। और अगर T से K देखें तो क्या होगा, K से T देखते K LMNOPQRST, तो हमारा क्या हो रहा है, माइनस का 9। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा क्या लॉजिक चल रहा है, +3 -3, फिर जो हमारा थर्ड वाला लेटर है वो सेम एग्जैक्टली वैसे ही लिखा हुआ है, और उसके बाद प्लस का 9 और माइनस का 9। अब हम इसमें ये चीज लगा के देखते हैं, तो Z का अगर +3 करें तो क्या हो जाएगा C, E का अगर हम -3 करें तो क्या होगा B, फिर अगर B, ये हमारा थर्ड वाला लेटर है और थर्ड लेटर हम सेम रखते हैं तो ये हमारा B ही आएगा। फिर हम प्लस का 9 करते हैं तो 9 का +9 हो जाएगा RSTUVWXYZA, तो यहाँ हमारा हो जाएगा A, CBBA। ठीक है, फिर अगर हम इसकी बात करें, माइनस का 9 करें तो अगर हम R से देखें RSTUVWXYZA, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा R, क्योंकि A का -9 होता है R। तो हमारे पास क्या कोडिंग आ रही है, जो पैटर्न हमको यहाँ दिया हुआ था सेम वही पैटर्न अगर इसमें हम लगाते हैं तो हमारी यहाँ पे कोडिंग आती है CBBAR। अब बात करते हैं अपने ऑप्शंस की। ऑप्शंस हमें कौन सा दिया हुआ है, यही वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D हमें दिया हुआ CBBAR, जो हमारे दिए हुए पैटर्न को सॉल्व करने के बाद आ रहा है। यानी इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर D यानी CBBAR हो जाएगा। अब बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द मिसिंग इन द सीरीज, श्रृंखला में लुप्त का पता लगाइए। अब हमको ये सीरीज दी हुई है, इसके बीच में कोई ना कोई पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न को अब हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम पैटर्न को सॉल्व करें तो हमारा क्या हो रहा है, हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, लिखा हुआ है कि एक चीज हम देखें ऐसे ही, यहाँ पे T दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट लेटर से यहाँ पे फर्स्ट लेटर देखते हैं तो क्या हुआ, बिकॉज T, यहाँ पे अगर T से Q देखिए QRST, तो T से Q में हमारा क्या हो रहा है, माइनस का 3, नोट डाउन करना ही पड़ेगा हमें, T QS फिर QRE फिर क्वेश्चन मार्क फिर ALJ फिर HI, ये हो गया। ठीक है, अगर देखें ये H से K के देखा, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है, अगर K से -3 करें HIJK LMN, तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, N आना चाहिए। ठीक, तो क्योंकि N से अगर -3 करेंगे NOPQ, ये भी हमारा माइनस का 3 हो रहा है, QRST, ये भी हमारा माइनस का 3 हो रहा है। ठीक, तो हमारा फर्स्ट लेटर में क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है, -3 -3 -3। फिर हम आगे देखते हैं, अगर हम I से J देखें, IJKL, तो ये भी हमारा
-3 हो रहा है, फिर यहाँ पे -3 हो रहा है तो फिर IJKLMNO, तो इसका अगर -3 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा O, ठीक, O, फिर PQR ये भी हमारा -3 आएगा, और RSTU ये भी हमारा -3, यानी अभी भी सेकंड वाले लेटर में भी हमारा -3 चल रहा है। अब थर्ड लेटर हम पता करें, थर्ड लेटर में भी अगर हम G से J देखें तो -3 ALM, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा M, तो हो जाएगा -3। फिर यहाँ से यहाँ पे देखें -3, फिर यहाँ से यहाँ पे हमारा -3। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे लेटर्स हैं, फर्स्ट पेयर ऑफ लेटर्स है, सेकंड पेयर ऑफ लेटर है, थर्ड पेयर लेटर, उसमें फर्स्ट का फर्स्ट लेटर अगर हम करते हैं तो उसमें -3 चल रहा है, सेकंड से सेकंड लेटर, सेकंड से थर्ड लेटर उसमें भी -3 चल रहा है, और थर्ड वाले में भी -3 चल रहा है। तो इस बेस पे ये वाला हम अगर लॉजिक लगाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, NOM। तो NOM की बात करें तो NOM हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमने देख लिया कि हमारे क्वेश्चन किस तरह से एनटीपीसी के एग्जाम में आए थे। ये हमने 2016 का पेपर सॉल्व किया है। 2016 के एनटीपीसी के एग्जाम में ये पेपर आया था, मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। आप जितने ज़्यादा पेपर सॉल्व करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि केवल चैप्टर पढ़ना वो नहीं है कि आपने केवल चैप्टर पढ़ लिया तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे, नहीं। चैप्टर पढ़ने से कभी भी कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं करता। एग्ज़ाम क्लियर तब होता है जब आप ये चीज़ देख ले कि आपने जो पढ़ा है वो कितना सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी, अगर आप बैंक की एग्ज़ाम की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो हमारे पास टाइम कम होता है। उस कम टाइम में हम सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ठीक। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर हमें कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और हमें एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना होता है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसीलिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास टाइम के साथ साथ उसमें एक्यूरेसी होना भी ज़रूरी है। तो एक्यूरेसी और टाइम का मैनेजमेंट करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट देने के अलावा जितने भी आपके पास प्रीवियस पेपर हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम के पेपर है आप उसको सब तैयार करिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे, और कोशिश करिए कि आप कम से कम टाइम में सॉल्व करें। अगर आप घर पे सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास कोई पीडीएफ पेपर है, तो इसके लिए आप ये करें, एक जो फ़ोन आजकल सबके पास होता है, फ़ोन में आप लगा दीजिए टाइमर। अगर 1 घंटे का है, आप 1 घंटे का टाइमर लगा दीजिए और ये बना दीजिए कि आपको इतने घंटे में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इतने क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाए 1 घंटे के बाद, तब आप चेक कर लीजिए आंसर। तो आप चेक करिए आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो। धीरे करते करते, प्रैक्टिस करते करते आप जो है इसमें बहुत आगे जा सकते हैं और जल्दी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यही हो गया हमारा एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का तरीका। आप सॉल्व करिए। कल के लेक्चर में मैं दूसरा प्रीवियस पेपर सॉल्व करूंगी, एनटीपीसी के एग्जाम में आया था। क्योंकि अब हमारे पास एग्जाम का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप मॉक टेस्ट दीजिए। आप हमारी इन्फो कैप्सूल की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारा स्टडी मटीरियल है, आप उसको पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो।